हेलो फ्रेंड। एमपीटीएमई ने जो काउंसलिंग कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर बहुत सारी जो होता है स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। स्टूडेंट पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान रहते हैं कि हम क्या ऐसी गलतियां ना कर दें जिससे कि क्या है हमारी काउंसलिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो। इसके लिए एमपीटीएमई ने बहुत सारे तरीके की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर्स रेडी करे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए डीएमई ने बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर रेडी करे जिससे कि हमें परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि काउंसलिंग को किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कॉलेज की फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, एक वीडियो हमने ये भी बना देंगे कि अपने को कॉलेज की प्रेफरेंस क्या रखना है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं जिससे कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे सारे डाउट जो है हमारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम हो आपको तो ये फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो जिससे कि सारी सारी चीजें जो होंगी वो बेस्ट से बेस्ट आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन जो है इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, तो सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न 21/12/2021 को इन्होंने बनाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त यूजी काउंसलिंग नीट यूजी 2021। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो एमपीटीएमई ने रेडी किए। ठीक है, तो आप देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन का अपन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर्स क्या दिए हैं डीएमई ने। राज्य के निजी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दंत चिकित्सा महाविद्यालय है ना, तो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज और एनआरआई सीटों में जो एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो अभ्यर्थी का नीट यूजी 2021 की चयन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए एमसीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम परसेंटाइल, मतलब कि इसमें क्लियर कट लिख रखा है कि हमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, किसके लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए प्लस एनआरआई के लिए। तो 2021 की जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुई है उसके अंदर हमें जनरल कैटेगरी को जो है कम से कम 50 परसेंटाइल है ना, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के राजपत्र निवासी। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो है हमें यदि एनआरआई सीट के अलावा किसी से हम एडमिशन ले रहे हैं तो हमें एमपी का जो है वो एक तरीके से डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एनआरआई अभ्यर्थी एनआरआई कोटे की सीटों के अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीटों में भी पात्रता रखता है। तो आंसर क्या है, इन्होंने एनआरआई अभ्यर्थी अपनी पात्रता मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी की आरक्षित सीटों पर भी आवंटन की पात्रता रखता है। मतलब एनआरआई कैंडिडेट जो है वो एनआरआई सीट प्लस जो अदर ओपन कैटेगरी है उस पर भी वो सीट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने रेडी किया है, क्या एनआरआई कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 9 मार्च 2018 के में प्रदर्शित मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 की संलग्न अनुसूचित खंड 2 के अनुसार एनआरआई कोटे को सभी रिक्तियां आरक्षित होगी। मतलब कि इसमें जो भी 2018 का एक रूल बुक बनाया है ना, मध्य एमपी में बेटा मेडिकल एंट्रेंस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। एक वीडियो उसके लिए हम सेपरेट बना देंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप समझ जाएंगे। तो एनआरआई को जो कॉलेज मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू 2018 के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या एनआरआई अभ्यर्थी को एनआरआई सीटों हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को सीटों के हेतु एक ही पंजीयन कराना होगा, मतलब इसमें कोई अलग से आपको सेपरेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कॉमन जो रजिस्ट्रेशन होता है एमपीटीएमई की साइट पर वही होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूं तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टूडेंट के लिए होता है कि फर्स्ट राउंड में यदि हमें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, और यदि हम उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट जो राउंड होंगे काउंसलिंग के उसके लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो डीएमई ने आंसर दिया है वो क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यदि आपको अलॉटेड सीट में प्रवेश नहीं लेते हैं तो आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए आप पात्र नहीं होंगे। मतलब एक तरीके से आप क्लियरली जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी 2021 की उससे डिबार हो जाएंगे, कंप्लीट डिबार मतलब एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको जब भी चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करते समय ये
क्लियर कट रखना है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा नहीं लेना है। जो कॉलेज आपको नहीं लेना है वो काउंसलिंग में आप फील ही मत करिए, चॉइस फीलिंग में फील ही मत करिए। तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा नहीं तो आपको कोई इस पार्ट का कोई डाउट ही नहीं होगा कि हमें लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, कॉलेज की प्रेफरेंस क्या होना चाहिए इसका हम एक वीडियो बना देंगे आपको, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपको एक गाइडेंस के तौर पर यूज करना है तो उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा? डेफिनेटली। यदि फर्स्ट राउंड में हमें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो हम सेकंड के लिए जो है वो एलिजिबल डेफिनेटली रहेंगे। 7 पॉइंट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्या राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प ऑप्शन जो है प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है? हाँ, ये डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राज्य स्तरीय काउंसलिंग में एडमिटेड स्टूडेंट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का विकल्प दिए जाने की सुविधा रहेगी। मतलब हम यदि फर्स्ट राउंड में है और सेकंड राउंड, दोनों ही राउंड में हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हमें चॉइस करना है कि हमें अपग्रेड करना है कॉलेज या नहीं करना है। यदि हम कॉलेज से सेटिस्फाई है, पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें एडमिशन मिला है, तो ठीक है हमें सेटिस्फाई ऑप्शन चूज करना है, और नहीं मिला है तो हमें डेफिनेटली अपग्रेड करना है। तो जैसा भी होगा आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार दे सकता हूं? अभ्यर्थी स्टूडेंट अपग्रेडेशन का विकल्प अपने कैंडिडेट प्रोफाइल में उपलब्ध अपग्रेडेशन ऑप्शन के से दे सकता है। मतलब वो जो हमारा जो अकाउंट बना है एमपीडीएमई की साइट पर, उसमें एक ऑप्शन होता है कि हमें जो है चूज करना है या नहीं करना है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना है या नहीं करना है। यदि हमें कोई और कॉलेज चाहिए जो जिसकी रिक्वायरमेंट है तो हम अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर प्रवेश लिया है। ठीक है, प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने सेकंड राउंड हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है। तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी या नहीं रहेगी? डेफिनेटली। यदि हमने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, बट यदि हमें सेकंड राउंड में या किसी भी राउंड में हमारा अपग्रेड नहीं होता है, तो जो हमारा ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज या अलॉटेड कॉलेज जिसमें हमने एडमिशन लिया है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यथावत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 10 को देखें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने मॉपअप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है। तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसमें भी सेम टू सेम ऑप्शन आंसर आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है या आप प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रवेशित है एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा मॉपअप चरण में अपग्रेड नहीं होता है, तो ऐसी दशा में आपकी ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो है यदि हमने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है और सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, तब भी हमें कॉलेज में से बाहर नहीं हो कर सकता कोई, हमारा कॉलेज एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेकंड राउंड में अगेन हमने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, बट यदि मॉपअप राउंड के लिए क्या हो सकता है, मॉपअप में हमें बेस्ट कॉलेज मिल जाए। यदि नहीं मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा कॉलेज एक बार अलॉट हो चुका है और जिसमें हमने एडमिशन ले लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मॉपअप में भी हम बैठ सकते हैं और नहीं यदि अपग्रेड हो रहा है तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे द्वारा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर मैंने प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है एवं एडमिशन के टाइम पर मैंने सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है। तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट कॉलेज श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य है? डेफिनेटली। अपग्रेडेशन के विकल्प दिए जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण या मॉपअप राउंड में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेड सीट कॉलेज या श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य हो। ठीक है, मतलब आपने अब क्या अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया है और आप बोल रहे नहीं अब हमारा मूड चेंज हो गया, हम तो जिस कॉलेज में एडमिशन तो उसी में लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ज्यादा अपनी मनमर्जी भी नहीं चलती है। देखो एक लिमिट तक क्या होता है कि मनमर्जी आप कर सकते हो कि ठीक है हमें ये कॉलेज पसंद नहीं है, हमें नेक्स्ट कॉलेज चूज कर सकते हैं, बट एक बार आपको अलॉट हो गया कॉलेज उसके बाद नहीं बोलेंगे नहीं हमारा तो मन चेंज हो गया और अब हम पुराने कॉलेज में रहना चाहेंगे जहां पर रह रहे हैं। तो ऐसा बार बार अपनी मर्जी नहीं चलेगी। एक लगता है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, तो हमें उसका फॉलो करना है। तो डेफिनेटली बेटा हमें जो कॉलेज अपग्रेड हुआ है उसमें जाकर के एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेड
होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। मतलब आपने पर्टिकुलर एक्स कॉलेज ले रखा है और देन आफ्टर आपको अपग्रेडेशन हो गया है, तो जो एक्स कॉलेज लिया था अब वो एक्चुअल में एक्स ही हो जाएगा, मतलब वो एक्स तरीके से लैप्स हो जाएगा, है ना, उससे एडमिशन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। लेकिन यदि आपने नहीं लिया एडमिशन तो वहां से भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है। ठीक है, तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना है नहीं करना है, बहुत केयरफुल रहना है बेटा, नहीं तो आप लोगों के लिए काउंसलिंग में दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करेंगे। एडमिटेड सीट से लिविंग पत्र, है ना, त्याग पत्र देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियमानुसार प्रथम चरण के में प्रवेश के उपरांत समय सारणी टाइम शेड्यूल में प्रदर्शित समयावधि के भीतर सीट से त्याग पत्र प्रवेश अंतराल में इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन दिया जा सकता है। समयावधि के उपरांत किसी भी चरण में प्रवेश के पश्चात त्याग पत्र दिए जाने पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉन्ड की बाध्यता लागू होगी। मतलब हमें पर्टिकुलर बाय चांस कोई गलती से कोई कॉलेज हमने डाल दिया है एमबीबीएस या बीडीएस जो जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, बट आपको अलर्ट हो गया है, ठीक है, और आपने कॉलेज ले भी लिया है, ठीक है, तो उसके बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे रखी होती है। अभी एमपीडीएमई ने जो है काउंसलिंग का ओवरऑल शेड्यूल रिलीज नहीं किया कि काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या होगी, फिर चॉइस फिलिंग की डेट क्या होगी, कब से स्टार्ट होगा कब एंड होगा, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग क्या है, मॉपअप वगैरह किसी भी के बारे में भी अभी कोई उन्होंने नहीं दिया है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, किसी भी टाइप का आपको पैनिक नहीं होना है। कोई भी आपको दिक्कत आती है, कहीं से भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको काउंसलिंग, फिर भी कोई आती है तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो हमारे पास सीट को छोड़ने का ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग टाइम लिमिट ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसे कॉलेज डालिए ही मत जिससे कि आपको सीट जो है वो कैंसिल करवाना पड़े, ठीक है। तो उससे परेशानी से हम बच सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूं तो क्या मैं आगामी चरण की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहूंगा। जैसे फर्स्ट राउंड में अलर्ट हो गया और देन आफ्टर हमारा मन कर रहा है कि हमें कॉलेज नहीं लेना है, कॉलेज छोड़ना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें सेकंड मॉपअप और सीएलसी के लेवल के लिए हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये क्वेश्चन भी डीएमई ने रेडी किया है, उसका आंसर भी वो दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट या किसी भी चरण में एडमिशन लेने के बाद यदि हम कॉलेज को छोड़ते हैं तो काउंसलिंग के समस्त जितने भी नेक्स्ट राउंड होंगे उनके लिए हम बीमार हो जाएंगे, उसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। त्यागपत्र देने की स्थिति में अभ्यर्थी का पंजीयन ही निरस्त हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है 2021 के एमपीडीएमई की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, उसी से हम क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें काउंसलिंग एडमिशन को कैंसिल करना है या नहीं करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच समझ करके घर वाले से, मम्मी पापा वगैरह जिनसे भी है, सबसे एक बार डिस्कस करने के बाद ही हमें एक्चुअली उसका आंसर ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूं एवं प्रदर्शित समयावधि में उस सीट से त्यागपत्र देता हूं तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापस होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो उस समय हमें फीस पे करना रहती है, जितनी भी पर्टिकुलर ईयर की फीस जो होती है वो हमें पे करना रहती है, प्लस उसके साथ में क्वेश्चन मनी वगैरह भी हमें पे करना रहती है। तो अब कितना वापस से रिफंड आएगा, रिफंड कितना आएगा वो देखते हैं। यदि सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिन पहले तक भी यदि अपन त्यागपत्र देते हैं तो आपकी जमा की गई फीस में से 10%, ठीक है, अधिकतम 10,000 रुपए, ठीक है, टोटल कितना परसेंटेज काटेंगे, 10%, ठीक है, और उसका भी मैक्सिमम कितना होगा, 10,000 रुपए। मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो अमाउंट कम करेंगे, है ना, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो वो आपको 90,000 रुपए वापस कर देंगे,
ठीक है। तो मैक्सिमम 10% वाइज देखें तो 10% और मैक्सिमम अमाउंट वाइज देखें ओवरऑल, ठीक है, तो वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। काट कर आपकी फीस काउंसलिंग समाप्ति के उपरांत वापस कर दी जाएगी, जैसे आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी और आपने जो अकाउंट नंबर दिया उसमें वापस हो जाएगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्यागपत्र दिए जाने पर उनको 25,000 जो होगा वो कटेंगे, उसके बाद वापस आ जाएगी। तो अमाउंट का पहुंचे तो दिक्कत नहीं है, अमाउंट तो आपका आ ही जाएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि परेशानी दूसरी बहुत सारी रहती है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह, इसको लेकर के दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉन्ड कब लागू होगा? सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिन है ना, 2 डेज पहले, 2 दिन पहले तक त्यागपत्र देने पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा, परंतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉन्ड लागू होगा। मतलब कि इस कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यदि हमने टाइम ड्यूरेशन में हमने यदि कॉलेज को छोड़ दिया है ना, एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो हमारी फीस का 10% सिर्फ वो फीस कटेगी, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम कितना पैसा काटेंगे वो 10,000 रुपए, है ना। यदि हम उसके बाद यदि एडमिशन कैंसिल कराते हैं टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो पूरा का पूरा सीट लिविंग बॉन्ड लागू होगा। सीट लिविंग बॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि पूरे 5 साल की फीस आपको पे करना रहेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, परेशानी आपके लिए रहती है, तो इसलिए आप वो कॉलेज डालिए मत जिसको आपको नहीं लेना, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो कॉलेज डालिए मत, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा, कोई सीट लिविंग बॉन्ड का भी झंझट नहीं है और किसी तरीके की फीस वगैरह हमारे को 10,000 का भी लॉस हो तो क्यों हो, ठीक है, तो उससे बच जाएंगे अपन, ठीक है। सेकंड राउंड में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी? सेकंड राउंड के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन या एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड में वो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर अलॉट तो हो गई है लेकिन उन्होंने क्या करा है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर लिया है, ठीक है। तो प्रवेश ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग है तो प्रथम चरण से प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का ऑप्शन लिया है, तो सेकंड राउंड में सब हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है। वह भी स्टूडेंट एलिजिबल है जिसको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, प्लस वह सारे स्टूडेंट भी एलिजिबल है जिनको कॉलेज तो अलॉट हो गया है लेकिन उन्होंने किसका ऑप्शन चूज किया है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, वो भी एलिजिबल है। तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मान के चलना बेटा, सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को मैं एक एडवाइस देता हूँ कि काउंसलिंग की प्रोसेस में जो डीएमई रूल बनाती है या जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसमें आपको कभी भी इस तरीके का रूल नहीं बनाएंगे कि आपको परेशान हो, है ना। अननेसेसरी वो आपको परेशान करने के मूड में कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। उनकी हर तरीके से कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट पेरेंट्स को काउंसलिंग की प्रोसेस जो होती है ज्यादा से ज्यादा वो एक तरीके से फेयर हो, है ना, ईमानदारी के साथ में हो और आपको कम से कम प्रॉब्लम हो, ठीक है। हमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए लगती है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये रहती है कि हर एक एलिजिबल स्टूडेंट को सीट मिल जाए और जो कोई गलत तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश करता है या कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स करके, तो वो सारे स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग से दूर रहे, ये उनकी पूरी कोशिश रहती है। काउंसलिंग को कॉम्प्लिकेट करना, स्टूडेंट को परेशान करना, पेरेंट्स को परेशान करना, ये गवर्नमेंट का या डीएमई का कोई टारगेट नहीं होता है। वो आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए बैठे ही होते हैं, ठीक है। बट कुछ जो गलत स्टूडेंट ना आ जाए इसलिए वो हर तरीके की चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर बना करके कोशिश ये करते हैं कि जो स्टूडेंट 100% डिजर्विंग स्टूडेंट है, एलिजिबल स्टूडेंट, उसको डेफिनेटली सीट मिले और जो कुछ गलत तरीके से कोशिश करते हैं उनको सीट ना मिले, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे प्रोसेस के थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या सेकंड राउंड या मोपअप में पार्टिसिपेट भाग लेने हेतु चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है? हाँ, ये डेफिनेटली मतलब एक नॉर्मल सी बात है। सेकंड राउंड या मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको, है ना, एडवांस फीस जमा करने के पश्चात चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है ना। अब ये एडवांस फीस कौन सी होती है, तो ये आपने जो रूल पढ़े होंगे उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख रुपए जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले, और मॉपअप के लिए भी अमाउंट जो है हमें पहले पे करना पड़ेगा, देन आफ्टर ही हम सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितने भी हमसे लिए जा रहे हैं पैसे, हमें कॉलेज मिले या ना मिले,
कॉलेज मिलेगा तब भी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, और कॉलेज नहीं मिलता है उस कंडीशन में भी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये जो एक तरीके से एडवांस फीस की जो बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी है जो आपसे ली जा रही है। आपका एडमिशन हो रहा है मेडिकल कॉलेज में या नहीं हो रहा है, दोनों ही स्थिति में, कॉलेज में एडमिशन होने की स्थिति में या ना होने की स्थिति, दोनों ही स्थिति में जैसे ही काउंसलिंग पूरी होती है उसके बाद जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया है उसमें सारी फीस जो है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में जो एडवांस फीस हमने का समायोजन किस तरीके से होगा देखिए। तो सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। यदि सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित शुल्क समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के अकाउंट वापस कर दी जाएगी। परंतु अभ्यर्थी जिन्हें सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वो आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जब अग्रिम राशि राशि हो जाती है। ठीक है, मतलब आवंटित मतलब इसमें भी वही सारी बात सेम ही चल रही है कि एडमिशन मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में फिर क्या है कि वो आपको अमाउंट वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो या तो वो एडजस्टमेंट कर लेंगे फीस का, फिर जो एडवांस फीस अमाउंट जो हमने पे किया वो फीस में एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यदि कॉलेज नहीं मिल रहा है तो हमें रिफंड हो जाएगी, और कब रिफंड नहीं होगी कि हमें कॉलेज अलॉट हो गया है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में है ना सीट आवंटित होती है एवं वो आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है। ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया है बट वो एडमिशन नहीं ले रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अमाउंट उसने पे किया है, डिपॉजिट किया है, अब वो लैप्स हो जाएगा, अब उसके अकाउंट में नहीं आएगा, और प्लस उसके साथ साथ काउंसलिंग से बाहर भी हो जाएगा। तो जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसको लेकर के बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, वो सारा अमाउंट आपका ही है ना। मतलब अब कहिए कि मतलब क्या है, कॉलेज मिलता है तो वो फीस में एडजस्ट हो जाएगा, नहीं मिलता है तो हमें वापस बाहर मतलब अकाउंट में वापस से वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिटेड स्टूडेंट हूँ एवं मैंने सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड के अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेश सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ? ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है एंड सेकंड या मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है ना, चूज किया। अब ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेश सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ? मतलब ये कंडीशन कब होती है देखो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट होने के बाद उसने क्या करा है, कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उसके साथ साथ उसने इतना कर लिया है कि उसने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज कर लिया, या मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन का चूज कर लिया। अब मूड चेंज हो गया, अब मूड चेंज हो गया कि अब हमें कॉलेज नहीं लेना। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या वो कॉलेज में से एडमिशन को कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिवस पूर्व तक जो है आप एडमिशन कैंसिल होने पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा, परंतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत दिए जाने पर सीट लिविंग बॉन्ड लागू होगा। मतलब कि ये है कि यदि हमें सेकंड राउंड तक, जब तक सेकंड राउंड चल रहा है ना, सेकंड राउंड में 2 दिन पहले तक हमारे पास सीट छोड़ने का ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सीट छोड़ने का। सीट छोड़ने का ऑप्शन कब तक है? जब तक हमारा सेकंड राउंड चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिवस पूर्व तक त्याग पत्र देने पर, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के 2 दिवस पूर्व तक, मतलब जब सेकंड राउंड की जो लास्ट डेट रहेगी उसमें 2 दिन पहले तक भी हम क्या कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर जो कॉलेज लिया है उसको एक तरीके से छोड़ सकते हैं। कोई बॉन्ड लागू नहीं होगा, सिर्फ वो 10% या मैक्सिमम 10,000 रुपये कट करके सारा अमाउंट हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 19 नंबर पॉइंट भी मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जहां पर भी, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक ही बार की जाएगी? देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग से पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। सेकंड राउंड के उपरांत एवं मॉपअप राउंड के पूर्व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुनः एक बार खोली जाएगी। ठीक है, सेकंड राउंड के पहले एवं मॉपअप के पहले, ठीक है, सॉरी माफ करना, रजिस्ट्रेशन कितनी बार होगा ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना। तो आंसर ये, काउंसलिंग प्रोसेस में जो होता है 2 बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काउंसलिंग से पूर्व, जब
फर्स्ट राउंड नहीं स्टार्ट हुआ उसके पहले, मतलब सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ही होगा, निर्धारित दी जाएगी। सेकंड राउंड के बाद, है ना, सेकंड राउंड के बाद एंड मोपअप राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुनः एक बार खोली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल काउंसलिंग के लिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो होगा ही होगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, और फिर उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है जिसको मोपअप बोलते हैं। तो सेकंड के बाद एंड मोपअप के पहले वापस से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो होगी वो एक बार से रीओपन होगी। तो हम 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक फर्स्ट राउंड के पहले और दूसरा है मोपअप के पहले या सेकंड राउंड के बाद में। ठीक है, ऐसा नहीं, तो ये इस तरीके से क्लियर रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, मोपअप राउंड है तो पात्रता क्या होगी, मोपअप के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, क्लियर कट बोल रखा है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग के फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मॉपअप में सिर्फ वो बैठ सकते हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम एंड द्वितीय चक्र में आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है। ठीक है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम या द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश लिया है एवं अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो न्यू रजिस्टर्ड एडमिशन, मतलब तीन टाइप के एडमिशन स्टूडेंट जो है मॉपअप के लिए एलिजिबल है। मॉपअप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है उसकी बात देखते हैं। कौन कौन से, एक तो वो स्टूडेंट जिनको अभी तक पूरी काउंसलिंग करी, पहला राउंड भी करा, सेकंड राउंड भी करा, पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली बैठ ही सकते हैं, उसमें क्या है, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला हो तो बैठ ही सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो होते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने, है ना, फर्स्ट या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया था, तो उनको भी मॉपअप में डेफिनेटली बैठने का मौका मिलेगा। प्लस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन सीधे मॉपअप के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट जो है वो मॉपअप के लिए काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मॉपअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे 22। ठीक है, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट को मॉपअप चरण में क्या करना होगा, क्या करना है जिससे कि हम मॉपअप की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहे। ऐसे स्टूडेंट को मॉपअप चरण हेतु चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने से पूर्व 2 लाख रुपए अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करने होगी। एनआरआई स्टूडेंट को 10 लाख रुपए जो है डिपॉजिट करना होगा, तभी वो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकता है। ठीक है, तो मॉपअप में हमें जाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 लाख रुपए जो है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और एनआरआई स्टूडेंट को जो है 10 लाख रुपए को एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो मॉपअप के लिए बैठ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, और बाकी वही अमाउंट का जो है एडजस्टमेंट जो है कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मॉपअप राउंड हेतु अग्रिम शुल्क 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का समायोजन किस तरीके का, वो जो पहले अपन ने बता रखा है। सीट आवंटन होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। यदि मॉपअप राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के अकाउंट में वापस कर जाएगी। परंतु अभ्यर्थी जिन्हें मॉपअप राउंड में कोई सीट अलॉट होती है बट वो सीट में एडमिशन नहीं लेता है तो डेफिनेटली उसकी अग्रिम जमा जो होगी राशि हो जाएगी। मतलब आपको एनी हाउ कंडीशन एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मॉपअप में तो सीट छोड़ने का भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज लेना ही जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, मुझे प्रथम चरण में एनआरआई कोटे से प्रथम चॉइस की सीटें आवंटित हुई है, मैंने उस पर प्रवेश लिया है। अब मैं द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूं, तो क्या है संभव है? ठीक है, इसके लिए अब ये एनआरआई कोटे से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्या है। इसके लिए प्रथम राउंड में प्रवेश के पश्चात कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना होगा तथा द्वितीय राउंड में काउंसलिंग में पुनः चॉइस फिलिंग एंड लॉगिन करना होगी। मतलब कि इसमें एनआरआई सीट पर जो एडमिशन ले रहा है उसके पास भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, लेकिन उसको वही है कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग जो है वो करना होगा। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल सी बात है जो कि आप कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, क्या यूजी काउंसलिंग 2021 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि आंसर जो है वो बहुत इजीली आपको मिल भी जाएगा। सेकंड राउंड एंड उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी या मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर आवंटित की जाएगी। ये बहुत नेचुरल सी बात है। देखो, मेडिकल कॉलेज की सीट है, एमबीबीएस की सीट है और बीडीएस की सीट है, तो इसमें एमबीबीएस को थोड़ा सा ज्यादा एक तरीके से वैल्यू मिलती है।
अब सीधी सी बात है कि किसी भी सीट को खाली रखना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। गवर्नमेंट रूल ये बोलता है कि आपको, जैसे एमपी की 85% सीटें जो होती है वो स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। जब तक स्टेट का स्टूडेंट प्रेजेंट है काउंसलिंग में, एलिजिबल स्टूडेंट जब तक एलिजिबल स्टूडेंट प्रेजेंट है एमपी का, तब तक बाहर के स्टूडेंट को सीट नहीं दी जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि अब एमपी का कोई भी स्टूडेंट जो है काउंसलिंग वाला प्रेजेंट नहीं है बट सीटें अभी भी खाली है, उस कंडीशन में आउट ऑफ स्टेट वाले को, आउट ऑफ एमपी स्टेट के स्टूडेंट को पास ऑप्शन होता है कि वो एमपी का कॉलेज ले सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस चलेगी, सीधी सी बात है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रहेगी? एमपी के स्टूडेंट को। एमपी का स्टूडेंट नहीं है तो अदर देन एमपी के स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर कट है यहाँ पर। और सीधी सी बात है कि सीट को खाली रखने से कोई समझदारी नहीं है, किसी का तो भला होना ही चाहिए। ठीक है ना, वो चाहे अदर स्टेट का भी है तो अपने इंडिया का ही ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन अपन देखेंगे। मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी का स्टूडेंट हूं, मुझे आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? ऐसे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश में काउंसलिंग 2018 के नियम के अनुसार कर रहे हैं, तो जो रूल बुक में उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है उसके भी यहाँ पर ही एससी, एसटी और ओबीसी है ना, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम जो है अलग से एक वीडियो बना देंगे। 27 नंबर, मुझे काउंसलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद हमें मेडिकल कॉलेज, जो भी हमें रिस्पेक्टिव कॉलेज मिल रहा है, उस कॉलेज में जाकर के टाइम ड्यूरेशन रहती है, 5 दिन, 10 दिन, सप्ताह, एक ड्यूरेशन रहता है कि इतनी डेट से इतनी डेट तक आप जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं, स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं। प्लस उसके साथ में वहां पर हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, हमें फीस पे करना रहेगी और देन आफ्टर हमारे पास एक एडमिशन स्लिप जो होगी वो आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। यदि काउंसलिंग में किसी चरण में आपको सीट आवंटित होती है तो आवंटित आदेश की प्रति, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर जो आता है उसके साथ में जो है हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो सारे अपन ने काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उस समय जो अपलोड किए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्वयं आवंटित महाविद्यालय में जाकर, है ना, खुद स्टूडेंट को जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को पहुंचा दिया, स्टूडेंट मजे कर रहा है, पार्टी नहीं कर सकते है ना जब तक आपको कॉलेज नहीं मिले। तो खुद स्टूडेंट को जाना ही पड़ेगा, वहां पर प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि प्रेजेंट इसलिए रहना पड़ता है बेटा, क्योंकि वहां पर वो आप हमारा, है ना, फेस को जो हमने फोटो अपलोड किया है, नीट 2021 की जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें जो हमारा फोटो लगा था और जो हमारा एक्चुअल जेन्युइन जो हम महानुभाव प्रेजेंट रहेंगे, उन दोनों को मिला करके मैच किया जाएगा फोटो के, हाँ वाकई कैंडिडेट एक्चुअल है या नहीं है, कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है, ये हमें वहां पर कंफर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है वहां पर। ठीक है, और उसके बाद 2018 के वही जो नियम के अंतर्गत, ठीक है, समय सीमा पूर्ण करना होगा, पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब यह पूर्ण शैक्षणिक शुल्क का मतलब यह होता है कि 1 साल की जो फीस होती है पूरी ट्यूशन फीस वगैरह वो पे करना है। ऐसा नहीं कि 5 साल की 1 साल पे करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 साल की जो फीस होती है वो आपको पे करना है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहता है कि जैसे आप बोल देंगे कि सर हमारे को तो एक पर्टिकुलर किसी न किसी स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू कॉलेज लेना है, तो वहां हमें ये बताना पड़ेगा। जब एडमिशन के टाइम पे फीस पे करने का ऑप्शन आएगा तो हमें बताना रहेगा कि हम ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, एससी पोस्ट मैट्रिक, एसटी पोस्ट मैट्रिक या जन कल्याण स्कीम या मेधावी स्कीम से हम कॉलेज ले रहे हैं, तो वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा कि इस स्कीम के थ्रू ले रहे हैं। पर वहां पर भी हमें जो है क्वेश्चन मनी जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज की रहती है वो हमें पे करना रहेगी। क्वेश्चन मनी या कॉलेज की फीस कितनी है, क्वेश्चन मनी या फिर कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट की प्राइवेट की अभी नहीं पता। जब फीस चार्ट आएगा तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना करके हम पूरा क्लियर कट समझा देंगे। तो अभी जब फीस चार्ट आएगा तो या तो आप डीएवी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके थ्रू भी आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, क्या रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी यह दोनों प्रक्रिया किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर के कर सकता है ना। अभ्यर्थी को आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही महाविद्यालय में जाना पड़ेगा। देखो अब जो होता है कॉलेज मिलेगा तभी तो कॉलेज जाओगे ना, अब कॉलेज नहीं मिला तो कॉलेज जाके क्या करेंगे, है ना, वो कॉलेज वाले बाहर नहीं, वैसे बाहर से। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉगिंग जो भी करना है ना वो सब ऑनलाइन ही करना है, कॉलेज की तरफ तो भटकना भी मत। ठीक है, उनके पास
तभी जाना कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में, जब आपके हाथ में क्या हो, आवंटन आदेश, जिसका नाम होता है अंग्रेजी में अलॉटमेंट लेटर। 29, चॉइस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी चॉइस भरना अनिवार्य है। ठीक है, देखो ये देखो कितना अच्छा काम करा है एमपीडीएम ने, हर तरह के क्वेश्चन जितने भी माइंड में चलते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया उन्होंने। मिनिमम कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम कितने, मिनिमम एक भी मत भरिए, मतलब पार्टिसिपेट मत करिए, ठीक है। और मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, तो जितने भी कॉलेज जो है एमपीडीएमई ने अपनी साइट पर पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है, तो सारे कॉलेज अपन डाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और यदि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिलिंग में न्यूनतम एक चॉइस भरना अनिवार्य है और अभ्यर्थी अधिकतम समस्त चॉइस भर सकता है। चॉइस फिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी चॉइस लॉक करना सुनिश्चित करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चॉइस लॉक करना जरूरी है। मतलब कि क्या होता है कि हमने कॉलेज की प्रेफरेंस बनाती है कि फर्स्ट में कौन सा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, लेकिन चॉइस लॉक नहीं की है तो फिर भी कोई मतलब नहीं, तो आपको चॉइस लॉक करना कंपलसरी है, ठीक है। तो कम से कम एक कॉलेज भर सकते हो ज्यादा, ठीक है। तो मतलब आपको फर्दर सक्सेसिव राउंड में बैठना ही है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो आपको चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगी, है ना। कम से कम एक फिलिंग कर दीजिए। अब जैसे कि अब हो सकता है मेरी बातों से कंफ्यूज हो गए, है ना। मान लेते हैं कि आपके मार्क्स इतने हैं कि जो है शायद ही गवर्नमेंट मिले, है ना, शायद ही गवर्नमेंट मिले, या फिर सेकंड राउंड में आपको गवर्नमेंट मिलेगा, फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना, है ना। फिर आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा बोल दिया था। जैसे कि मान लो कि आप बाउंड्री पर हैं और आपको लगता है कि सेकंड राउंड में आपको गवर्नमेंट मिल सकता है ना, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मिल सकता है, तो फर्स्ट राउंड में भी बेटा सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, गवर्नमेंट डालिए। फर्स्ट राउंड में आप प्राइवेट मत डालिए। आपको कॉलेज यदि मिलना होगा तो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो हमारे पास सेकंड राउंड में बैठने का ऑप्शन क्लियर रहेगा। मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड में प्राइवेट डाल दिया, है ना, तो लेना पड़ेगा, और उसके बाद सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आपको उस प्राइवेट कॉलेज का तो कंटिन्यू करना पड़ेगा या फिर उससे एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है तो आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ और सिर्फ क्या डालिए, कौन सा कॉलेज डालिए, गवर्नमेंट डालिए, ठीक है। लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई सा भी लेने के लिए रेडी है, और सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, सब कोई भी कॉलेज बेकार नहीं है। सब जो भी कॉलेज एमबीबीएस करवा रहा है, गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दी वो सब बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट डाल दीजिए, फर्स्ट राउंड में प्राइवेट डाल दीजिए, एडमिशन लीजिए, मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का जो है क्लियर कट रहना है कि हमें चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा नहीं डालना है। जो कॉलेज आपको नहीं लेना है वो आप बिल्कुल मत डालिए, सुखी रहोगे। नहीं तो परेशानी में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, इतनी परेशानी रहती है कि हमें वापस से कॉलेज जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, अमाउंट फिर आने में थोड़ा टाइम लगता है, आ जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, पर वो अकाउंट में आने में टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो हमें प्राइवेट लेना है या गवर्नमेंट लेना है ये पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आते हैं। क्या मैं अपग्रेड का विकल्प भर सकता हूँ? भर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एडमिशन के उपरांत जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है हमारे पास रहता ही रहता है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका कॉलेज में अपग्रेडेशन हो सकता है, आपको जो कॉलेज मिला है उससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है ना, तो आपको डेफिनेटली अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉलेज आपको मिला वो बेकार है, सब कॉलेज अच्छे हैं। एमबीबीएस करवा रहे हैं तो हमारे भारत देश में जितने भी कॉलेज हैं जिनको एनएमसी ने परमिशन दे रखी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब बेस्ट, किसी भी कॉलेज में कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस कॉलेज से लेकर के थोड़ा सा और कॉलेज में, है ना, जा सकते हैं, दूसरा हमारा मन पसंद का जिसमें हमारा ज़्यादा मन लगता है उस कॉलेज में हम जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉलेज कोई भी बुरा नहीं है, जो आपने कॉलेज लिया है वो सब बेस्ट है। लेकिन आपको लगता है नहीं ये कॉलेज ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि अधिकतर लोगों की सबकी चॉइस होती है कि इंदौर में रहना है ना, तो किसी को भोपाल का कॉलेज मिल गया और उसको लगता है कि मुझे इंदौर का एमजीएम मिल सकता है, तो आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, सॉरी अपग्रेडेशन में डाल सकते हो कि इंदौर का मिल जाए, है ना। कभी किस्मत चली, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भोपाल तो है ही सही। तो इस तरीके एक एग्जाम्पल था, जो भी कॉलेज मिले, है ना, तो वो अपने को लेना ही है। 31 नंबर क्वेश्चन, मॉपअप राउंड के बाद रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। यह क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बाउंड्री पे अटके हुए जिनके 500 नंबर है उनको प्राइवेट मिल जाएगा, जिनके
560-570 नंबर है उनको लगभग पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 560 प्लस वालों को तो गवर्नमेंट कंफर्म है, और 500 या 480 भी यदि नंबर है मार्क्स मिनिमम, तो डेफिनेटली अपने को, मतलब ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएंगे। अब फजीयत पड़ती है किनकी, जिनके 540 से 560 के बीच में नंबर है, या फिर जिनके 450 से 460 या 470 के बीच में नंबर है, वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है। तो ये पॉइंट जो है ना 31 नंबर पॉइंट जो है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब स्टार्ट होगा कौन सा, सीएलसी राउंड, है ना। तो मॉपअप राउंड के पश्चात रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, देखते हैं। मॉपअप राउंड के पश्चात रिक्त सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा नियम 2018 के बिंदु 13 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो रूल बुक थोड़ा सा अपने पढ़ना पड़ेगा, वो सीएलसी के, ठीक है, सीएलसी लेवल पर होता है, उसमें कॉलेज लेवल पर ही जाकर के हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और कॉलेज में जितनी सीटें होती है उसके हिसाब से हमें वहां पर कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो ये एक तरीके से सीएलसी लेवल की बात होती है। तो क्या नियम है ये मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा, था परेशान मत होना, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। काउंसलिंग की प्रक्रिया दिशा निर्देश के लिए मुझे किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कुछ तो अभी हम खोलते रहते हैं, ये मोबाइल जो हाथ में आया है ये मतलब एक तरीके से, है ना, बेलगाम होता है, कुछ भी हम देखते हैं। सबसे बेस्ट है कि आपको नॉट ओनली एमपी की बात कर रहे हो, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में आपको पता करना है, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहिए, है ना, तो हमें हमेशा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट होती है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मुझसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये पता है क्या, वो पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ वो पता है जो एमपीडीएमई ने अपनी साइट पे डाल रखा है, या एनएमसी ने अपनी साइट पे डाल रखा है, या एनटीए ने अपनी साइट पे डाल रखा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि ऑफिशियल चीजें होती है, हर एक चीज के लिए एमपीडीएमई रिस्पॉन्सिबल होती है, हर एक चीज के लिए एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की जो साइट है उस पर जो मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट डाल रखी है वही कॉलेज जो होते हैं मेडिकल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं, या एनटीए ने जो अपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं सारे मेडिकल कॉलेज या सारे स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो किस साइट को फॉलो करना है, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सी साइट फॉलो करें, कुछ नहीं। जो भी हर एक स्टेट की जो ऑफिशियल साइट होती है जो काउंसलिंग करवाते हैं, प्लस हमारी एक एनएमसी की साइट, प्लस एक और साइट जिसका नेशनल पे जो काउंसलिंग करवाती है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये 3 नेशनल लेवल की बेटा वेबसाइट हो गई है जिनको हमें फॉलो करना है। प्लस जो स्टेट के अलग अलग होते हैं, जैसे एमपी की एमपीडीएमई जो है, एमपी ऑनलाइन जो है, उसे हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सारा जो है medical-education.mp.government.in या डीएमई एमपी ऑनलाइन जो है, इनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, एमपी की काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है जिसमें कि डीएमई ने बहुत अच्छा काम करा है इन क्वेश्चन आंसर्स को रेडी करके। मुझे लगता है स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर हो गए, नॉट ओनली यू, मेरे भी डाउट सारे क्लियर हो गए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।